हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में दो तीन चीज़ें बैक वक्त चल रही हैं और जो सियासत को अपने घेरे में लिए हुए हैं। सबसे पहले तो नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जो मिनिस्ट्री डिफेंस थी उन्होंने समरी भेज दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र चल रहा है। मगर इसी के दौरान एक बड़ी खबर जो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया वो ये था कि एक दो रोज़ में चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, समरी पहुंच चुकी है, तो एक दो रोज़ में प्राइम मिनिस्टर साहब इसको अनाउंस कर देंगे। सबसे बड़ा बुनियादी सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले भी मुशावरत की, शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में नवाज शरीफ के साथ, तो तब किन चीज़ों के ऊपर इत्तफाक हुआ था और अब किन चीज़ों के ऊपर मामलात को डिले किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर आज ये आई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 24 नवंबर को टर्किया का दौरा भी करने जा रहे हैं। तो ये दौरा करने से पहले नाम फाइनलाइज करके जाएंगे, अनाउंस करके जाएंगे या नहीं करके जाएंगे, इन मामलात को डिले रखा जाएगा और कहाँ तक ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी। इस दौरान जो बड़ी खबर यह है कि समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के नामों पर मुश्तमिल ये समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुँच चुकी है। और ये कहा जाता था कि मंगल या बुध तक इस अहम तैनाती के ऊपर ऐलान कर दिया जाएगा। जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजा साहब, वो उनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया है अपनी रिटायरमेंट का। अब बात यह है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं इनके ऊपर अभी तक मुल्क की सियासत में गहरा जो है असर पड़ रहा है। इसी दौरान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहिब हैं उन्होंने भी 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचकर वहां पर जलसे और रैली या धरने की ये कॉल दे रखी है। इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो अपनी अपनी जगह पर तमाम कोशिशें चल रही हैं अपनी अकॉर्डिंग चीज़ों को सेटल करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लाने के लिए। लेकिन इसमें बहुत से अहम इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। अहम इंकशाफात में ये है कि शायद जो मौजूदा दौर पर जो इसमें नवाज शरीफ साहब और जो आसिफ जरदारी साहब हैं जो दूसरा बड़ा स्टेक रखते हैं इस मौजूदा हुकूमत में, इन दोनों की क्लैश की भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। और आज इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना रेफरेंस का ट्रायल भी चल रहा था जिसमें कुछ हरजाने की भी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अब ओमनी ग्रुप की जानिब से 9 अरब का जो एक नया तखमीना लगाया और नए जो है जुर्माने हरजाने के मुतालिक ये खबरें अभी ब्रेक हो रही हैं और इस चीज़ का नोटिस जो है वो नोटिफाई कर दिया गया है, नोटिस दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है बैक वक्त चल रही हैं, अपनी अपनी जगह पर लीगल मामलात भी चल रहे हैं, पॉलिटिकल मूव्स भी चल रही हैं और ये एक अहम तैनाती का मसला भी वहीं का वहीं है। जब तक पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों से नहीं निकल पाएगा, क्यास ख़त्म नहीं होगा, क्यास ख़त्म नहीं होगा तो ये अदम इस्तेहकाम जो सियासी है ये ख़त्म नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा तो यकीनी तौर पर मईशत अपनी जगह पर दुरुस्त सिमत में नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। और एक और अहम चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज और इनके बेटे जुनैद सफदर के साथ, हुसैन नवाज साहब के साथ वो लंदन को छोड़कर यूरोप में गए हैं और कहा जाता है कि वो सैर करने की गर्ज से गए हैं। मगर एक और अहम चीज़ इसमें यह है कि जो वीज़ा की मुद्दत थी उसकी तोसी भी ख़त्म हो चुकी थी। बारहा यूनाइटेड किंगडम की जानिब से उनको ये कहा गया कि आप जो है अपने वीज़े को रिकन्सिलिएट कराएं या उनको दोबारा रीन्यू करवाएं और इन मामलात में कुछ बैरियर थे। इस वजह से नवाज शरीफ साहब को कुछ मुद्दत के लिए लंदन को और उससे मुज़ाफ़ात को छोड़ना, ये भी कुछ चीज़ें क्यास आराइयाँ पर मबनी है। लेकिन एक और अहम चीज़ वो ये कि इसमें जो तस्नीम शाह साहब थे उनके जो एक बयानात मुबैना इल्ज़ामात सामने आए वो भी चीज़ें कुछ कार फरमा हैं। इन दो तीन चीज़ों के पीछे के जो तमाम सूरत हाल है ये अपनी जगह पर मौजूद है और इसके ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब का टर्किया का दौरा है ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत अहमियत रखती है अपनी जगह पर, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पर एक मुल्क की बड़ी जमात, सियासी जमात सड़कों पर है, एक अहम तैनाती का मामला रुका हुआ है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हुए एक और दौरा करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ज़्यादा स्टे क्यों नहीं कर पा रहे,
बड़े फैसले क्यों नहीं कर पा रहे, इन चीज़ों को अभी तक क्यों जो है वो पस पुष्ट रखा जा रहा है, और ये तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पर काम कर रही हैं। रावलपिंडी की इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को धरने का मुकाम बदलने की तजवीज़ भी दी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में धरने का ऐलान कर रखा है और उन्होंने कहा है कि मैं मौका पर खुद मौजूद होऊंगा। अब इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमले के बाद खान साहब पहली मरतबा ये दोबारा जो है वो मंजर आम पर आएंगे और उन चीज़ों को अवाम को बराह रास्त एड्रेस करेंगे। ऑल्दो कि उनकी जान को खतरात भी हैं, लेकिन उनकी अपने सियासी मफादात और बका वो भी साथ साथ चल रहे हैं। रावलपिंडी की इंतजामिया की तजवीज़ के बाद PTI कायदीन ने धरने का मुकाम बदलने के लिए इंतजामिया से वक्त मांग लिया है। पहले क्योंकि जो है वो धरने का मुकाम कुछ और डिसाइड किया गया था, अब ये फैज़ाबाद पर ये जो सारी चीज़ें थी उन पर तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुत्तफिक है और इंतजामिया के दौरान भी शायद इनमें कुछ जो है वो कंसेंसस डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब तक ये चीज़ें होती नहीं तब तक अहम तैनाती का मामला भी रुकेगा, तब तक सियासत के ऊपर एक नए घोड़े भी दौड़ते रहेंगे और तमाम तर चीज़ों के ऊपर तबसरे और सियासी तज्जिए भी होते रहेंगे। ऑल्दो एक बड़ी खबर जो है वो ये है कि आर्मी चीफ के नाम को लेकर शायद फूट पड़ चुकी है PDM में भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा नहीं है PDM का, लेकिन मुत्तहदा हुकूमत में एक बड़ा हिस्सा, दूसरा बड़ा हिस्सा वो रखती है, अहम वजारतें रखती हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक नाम के ऊपर बजिद हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने उस नाम के लिए इनकी सपोर्ट नहीं की, वो किसी भी किस्म का तसादुम नहीं चाहते, वो एक दो जो नाम हैं उनके साथ कंसिस्ट हैं जिनके ऊपर पाक फौज भी चाहती है, आर्मी भी उसके ऊपर काम कर रही है। ये बिल्कुल एक सारा एक आइनी प्रोसेस है और बहुत आइनी तरीके से इसको होना है। सियासी जमातों की अपनी गुत्थम गुत्था तो हो सकती है, अपनी सियासी चाल चलन तो हो सकते हैं, सियासी मुहर्रकात तो हो सकते हैं, सियासी चालें तो हो सकती हैं, लेकिन जो एक डिसिप्लिन है और जो एक प्रोसेस है वो अपने ड्यू प्रोसेस के तहत चलता रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। अब ये जो वक्त बहुत करीब है और तकरीबन नए आर्मी चीफ का नाम भी सामने आने ही वाला है, तो इसके ऊपर सियासी जमातें अपनी अपनी जगह पर अपनी पोजीशन वाज़ह कर रही हैं, अपने जो है वो स्टैंस पर हैं और अपने मौक़िफ़ में उस तरीके से कुछ तब्दीली लाई जा रही है या कुछ उस स्टैंड को लेते हुए एक नया अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि जो भी एक अहम तैनाती के बाद नई शख्सियत सामने आए उसके साथ किसी भी किस्म का कोई बिगाड़ ना हो। सियासत से वो पहले ही किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। पाक फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान भी किया है कि सियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो एक प्रोफेशनल इदारा है और प्रोफेशनली चीज़ों को लेकर चलेगा। लेकिन यकीनी तौर पर इन अहम फैसलों का बड़ा असर तो सियासी जमातों पर पड़ता है, मुल्क की मईशत के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर तो पड़ता है। तो जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं हो पाती तब तक कोई भी नई चीज़ सामने नहीं आएगी। एक अफवाह भी है, एक ख़बर भी है कि शायद इमरान खान को जो है एक नए सेटअप यानी जो निगरान सेटअप है इस हवाले से भी कुछ कायल किया जा रहा है। कुछ बातें ये भी सामने आई हैं कि पहली मरतबा आईने पाकिस्तान को थोड़ा सा तब्दील किया जाए केयर टेकर गवर्नमेंट को लेकर, और ये जो उनकी मुद्दत होती है वो पहले तो 90 रोज़ है जो 3 माह बनती है, अब उसको थोड़ा एक्सटेंड करके 5 माह तक मुहित किया जाए ताकि ये जो एक इकनॉमिकल क्योस है इसको सेटअप किया जाए। एक नए आर्मी चीफ आने के बाद नई चीज़ों को सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेकर जाया जाए, लेकिन ये आइन में इसकी फ़िलहाल तो गुंजाइश मौजूद नहीं है। अपनी जगह पर इसका एक नया तरमीम भी हो सकती है या कोई शायद सदारती ऑर्डिनेंस, लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस इतनी बड़ी तरमीम के लिए मेरा नहीं ख्याल के काबिल कबूल होगा। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले भी चलती रहती हैं, बाद में भी चलती हैं और बहुत कुछ नया भी हो जाता है। अब इस तमाम तर सिनेरियो में मरीम नवाज साहबा इस सियासत के मंजर से हटी हुई हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन के मज़ाफ़ात में हैं, यूरोप में मौजूद हैं, और कुछ ये भी बातें हैं कि शायद वो शहबाज शरीफ से कुछ खफा हैं। जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, सियासत में हलचल है, तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए सरदार अवैस साहब सीनियर सहाफ़ी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा सरदार साहब, 2 अहम डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रखता चलूँ कि ओमनी ग्रुप ने इमरान खान साहब को 9 अरब रुपए हर जाने का नोटिस जारी कर दिया है, और ये इल्ज़ाम जो खान साहब ने कहा था इनके ऊपर जो लगा था वो ये था कि नैब के साथ प्ली बारगेन की गई। ये इल्ज़ाम था इमरान खान साहब ने इनके ऊपर लगाया था, और जिससे कारोबारी साख को नुकसान पहुंचा जो ओमनी ग्रुप था,
और ये इमरान खान साहब इस चीज़ का गैर मशरूत माफ़ी का ऐलान करें, वरना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आज की ये है कि एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों की जो कार्रवाई है वो ख़त्म कर दी है और रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया है। एक तो ये दो अहम डेवलपमेंट्स, और उसके साथ जो पाकिस्तान का ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो है, इस तमाम के ऊपर आपकी क्या राय है, आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। देखें, जो ओमनी ग्रुप का हर जाने का केस है, तो ये ओमनी ग्रुप के अलावा आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में देखें, बहुत से ऐसे केसेस जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब ने किए थे कि जिन पर उन्हें पछताना पड़ा। आप देख लें कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो रेफरेंस था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे मुल्क का सबसे बड़ा इशू बना के हाईलाइट किया, मीडिया ट्रायल किया गया उनका, और बाकायदा उनकी जो बेगम थी उनको किस हालत में अदालतों में बुलाया जाता रहा। और वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त इमरान खान, वो अपने वज़रा के साथ मिलकर उस रेफरेंस पे उसको दिफा करते नजर आए। लेकिन फिर आपने देखा कि जैसे ही वजारत उज़्मा गई, उनको एहसास हुआ तो उन्होंने उस पर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, हमने जस्टिस फायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। तो सेम ऐसे ही ओमनी ग्रुप के, चूंकि इमरान खान साहब का एक बदकिस्मती से बयानिया था जी कि मैंने मुखालिफ जो अपोजिशन के लोग हैं उनको जेलों में डालना है, उनसे हिसाब लेना है। तो ओमनी ग्रुप का चूंकि जरदारी साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था और वो बड़े पुराने उनके साथ चले आ रहे थे, तो उन्होंने उसमें जो भी आ रहा था, चाहे वो ओमनी ग्रुप थे, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन थे, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था या उनके पार्टी लीडरान से था, तो उस पादाश में उनपे झूठे केसेस बनाए गए। यकीनी तौर पर होता रहा है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट्स भी होते हैं जो सियासतदान भी करते हैं, और उनकी जानिब से भी इनका लीगल नोटिस आ जाना, ये कुछ बैद तो नहीं है। खान साहब के दौरे हुकूमत में भी होता रहा, मुख्तलिफ अदवार में भी ऐसा होता रहा, लेकिन इसकी खान साहब को कोई नुकसानात होंगे, खान साहब की इस कैंपेन को नुकसानात होंगे, या लीगली तौर पर कोई खान साहब को ड्रैग आउट किया जाएगा? देखिए जी, खान साहब को ऑलरेडी नुकसान हुआ है। जितने भी पाकिस्तान के संजीदा हल्के में, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं या जो बिल्कुल जो है फैन है, उनकी बात नहीं कर रहा। जितने भी सियासी और सहाफती संजीदा हल्के हैं जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी इस पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की सहाफत को, इदारों को दी है, तो उनके जो जहनों में किमज था खान साहब का, वो टोटली जो है तबाह हो चुका है। देखें, खान साहब ने जितने भी फैसले किए उन्होंने यू टर्न लिए, बाद में उन्होंने माफिया मांगी, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे किए और जब इख्तिदार में आए तो बिल्कुल उन वादों के वो खिलाफ गए। उन्होंने पार्टी को टाइम नहीं दिया। उनके बहुत से ऐसे सरदार साहब, वो सभी बातें ठीक होंगी, लेकिन फिर भी पब्लिक मोमेंटम, पब्लिक प्रेशर अभी भी खान साहब के टिल्ट में है। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, आपको खान साहब से लाख इख्तलाफ हो, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से अपना बयानिया बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, सोशल मीडिया को जिस तरह से उन्होंने यूज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको उनको दाद देनी पड़ेगी। तो सर, ये तो बड़ा क्लियर है कि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, दिमाग नहीं गिने जाते। संजीदा हल्कों ने खान साहब को सपोर्ट किया या नहीं किया, लेकिन अभी तक पब्लिक का जो मोमेंटम है वो खान साहब के साथ है। तो मैं इसको पॉलिटिकली तौर पर खान साहब का नुकसान नहीं समझता। आप क्या कहते हैं? देखें, सियासी तौर पे ठीक है, वक्ती तौर पे तो आपको नुकसान नहीं है। पब्लिक का बयानिया, इमरान खान साहब ने जो साजिश का बयानिया गढ़ा, इसी तरह जो गैर मुल्की और अमेरिकन साजिश का बयानिया गढ़ा, उस पर ठीक है पब्लिक खड़ी होगी। और फिर अमेरिकन के हवाले से भी उनका बयान आ गया कि मैं अमेरिका से लड़ाई नहीं चाहता। ठीक है, अब खान साहब के मोमेंटम बन गया, लेकिन जैसे ही लोग सोचना शुरू करेंगे थोड़ा सा ये अब देखें, जब से इमरान खान साहब पे हमला हुआ उसके बाद जो लॉन्ग मार्च, उसकी क्या सूरत हाल है लोगों की, वो तो खान साहब मौजूद नहीं है ना। खान साहब मौजूद होंगे तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे उस मोमेंटम का। मैं यही बात कर रहा हूँ कि देखें, खान साहब मार्च से आउट हुए, मीडिया ने भी मार्च से नजरें फेर ली, लोगों ने भी आना छोड़ दिया। तो जो ही अगर कोई और इशू आता है, खान साहब की जो तहरीक और बयानी है इसमें थोड़ी सी भी कमी आती है, सर पड़ने लगता है, तो आप देखें कि लोगों को बातें समझना शुरू हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में अवाम को नहीं समझ आती ये चीज़, ये छोड़ दें, ये नारों के ऊपर चलने वाली कौम है, इसको समझ नहीं आती। दूसरे खबर के ऊपर कमेंट कीजिएगा, जो एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को रिलीफ दिया है, ये हुकूमत में आने का रिलीफ है सर, या कोई लीगली तौर पर मिला इनको? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आप सियासी तारीख को उठा के देखें तो एक जो इख्तिदार में पार्टी होती है वो अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाती है धड़ाधड़, और जब वही पार्टी डील करके इख्तिदार में आती है तो उसके केसेस खत्म हो जाते हैं। लीगली तौर पे अगर आप बात करें तो इसमें बहुत से ऐसे कानूनी खदशात और कानूनी पेचीदगियां हैं जिसपे आज वकला ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आईनी माहिरीन ने, कानूनी माहिरीन ने भी इजहार किया। लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप देखें तो बिल्कुल ये एक बड़ा सवालिया निशान है जी। कितना बड़ा केस, आपने इसहाक डार की जायदादें नायब ने जब्त करवा ली, बाकायदा नीलाम करवाई।
नीलाम करवाई, और आज जो है तो आप आके एकदम कैश बंद कर दिया। मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा फैसला होगा। आप इतने बड़े रेफरेंस को जो है तो वो एक ही दिन उड़ा के के अंदर रख आपने देंगे। नैब को वापस कर दिया, और ये तो सब ये कुछ तो फिर खत्म हो गया। ये तो तो क्लियर हो गया ना बड़ा कि जो शौक हुकूमत में है वो है। अपनी मर्जी के फैसले भी लेगा, अपनी मर्जी के जज भी अपॉइंट करेगा। ये तो वेरी लाउड एंड क्लियर है, खान साहब के दौरे हुकूमत में भी होता रहा और यहाँ पर भी होता रहा। तो फिर कानून के लिए तो कोई भी नहीं आया। सर हमारी बदकिस्मती 75 साल से ये रही कि हमने कभी आइन और कानून को फॉलो किया नहीं है। हमने दो कौमी नजरिए पे हम जरूर वजूद में हमारा मुल्क आया था, लेकिन हमने उसको भी नजरिया जरूरत के तहत पेश किया। जहां जिसको जो अच्छा लगा उसने उसको वहीं सपोर्ट किया। आज मुस्लिम तो लीग सर नून का जब पाकिस्तानी अवाम बयानिया है, करे क्या? पाकिस्तानी अवाम खान साहब की तरफ जाती है, वहां पर ही लाख खराबियां हैं, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 2 लाख खराबियां हैं। तो ऑप्शन तो कोई भी नहीं बचता, फिर पाकिस्तानी अवाम के पास क्या रहता है? सर पाकिस्तानी अवाम के पास एक ही ऑप्शन है कि उस बंदे के बदकिस्मती से हमारे पास वो क्यादत ही नहीं है कि जिसके साथ जो है अवाम सर इन लॉयल हो। हालात में कहीं ना कहीं तो आपकी जाना है। मैं बता रहा हूँ, देखें जो लीडर, जो सियासी लीडर उस वक्त तक अवाम के बलबूते पे फैसले नहीं करेगा तो तब तक आपके मुल्क में तब्दीली मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब जब इक्तदार में आए, जो उन्होंने उसके बाद जो इकदाम किए, आपको पता है किसकी डायरेक्शन पे वो करते रहे। उनका उन्होंने बरमला इजहार भी किया कि मेरे पास पावर नहीं थी। मुस्लिम लीग का तब बयानिया कुछ और था, जब इनको इक्तदार मिला तो इन्होंने इमरान खान वाला इक्तदार वाला चले बयानिया चले पकड़ लिया। ठीक है, खान हम साहब ने मुस्तकबिल की बात करते हैं कि कोई भी हुकूमत इस मौजूदा सिनेरियो में और इसके बाद होने वाले इंतखाबात, वो चाहे अर्ली हों, वो चाहे अपने वक्त पर हों, अगर कोई 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाता है तो कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 2/3 मेजोरिटी किसी भी पार्टी को मिलती है तो जाहिर है उसके पास अक्सरियत होती है। वो उसे मतलब डर नहीं होता कि मेरे इक़्तिदार के जो ब्लैकमेलिंग का डर तख्त नहीं है होता। एक आप खींच लेते हैं सीढ़ी और वो गिर जाएगी तो वो फैसले करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो 2/3 मेजोरिटी के साथ आए। अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई सिविल गवर्नमेंट आती है तो फिर आपको पता है वो जो फैसले करेगी वो किन लोगों फिर ये पे जो है 2/3 नागवार मेजॉरिटी के करेंगे। साथ आएगी नहीं या लाई नहीं जाएगी? लाई भी नहीं जाएगी, और मैं समझता हूँ कि आने की हद तक तो माजी में भी आप देखें कई ऐसी पोजीशंस आई कि जहाँ पे भुट्टो साहब का दौर देखें, उसके बाद खान साहब का भी जो पिछला 2018 के इंतखाबात या 13 के इंतखाबात को आप देखें, 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई तो ऐसी पोजीशंस थी कि जहाँ 2/3 मेजोरिटी मिल सकती थी। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जिनको 2/3 मेजोरिटी सूट नहीं कुछ करती, तो जानबूझकर वो सेटलमेंट ऐसी कर दी जाती है कि कोई खुल खिला कर सारी गेम को खेल ना सके। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये चलें ठीक हो बदकिस्मती गया, आपका हमारे पॉइंट आ गया। अच्छा जी, दूसरी जो एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, नवाज शरीफ साहब का लंदन से फ्लाई करके यूरोप में चले जाना, सैर तफरी के लिए मरीम नवाज साहबा का भी साथ होना। और ये आप जानते हैं कि तस्नीम शाह साहब एक करैक्टर सामने आए और बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगे। तो ये नवाज शरीफ साहब कि किस सिनेरियो में देख रही हैं फ्लाई करना, ये उसकी मद में है या पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल मूव्स हो रही हैं इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो पा रही, गवर्नमेंट उनके मुताबिक नहीं चल पा रही? क्या आप समझते हैं सारे इस सिनेरियो के ऊपर? सर देखें, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जहां पर आप अगर स्टिल वहीं रहें तो वो ठीक रहते, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अल्लाह की तरफ से भी होता है, कुछ सियासी लीडरान की अपनी बेवकूफ़ी होती है, वो ऐसा फैसले ऐसे सिनेरियोज में कर जाते हैं कि सूरत हाल अगर उनके फेवर में भी जा रही है तो उनके खिलाफ जाती है। अब अगर तस्नीम हैदर ने आप पे एलिगेशन लगाए हैं, जो कि आपको पता उनकी पीटीआई से एफिलिएशन भी सामने आ गई, सारी चीजें सामने आ गई, कंट्रोवर्शियल हो गया वो बंदा, तो इस सूरत में नवाज शरीफ साहब को लंदन में रहना चाहिए था जब एक बंदा मुतनाज़ बन चुका है। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ, पता नहीं उनको किसी ये मशवरा दिया और क्या वो अहमद खानों ने सर ये भी हरकत खबरें की हैं कि शायद वो खफा हैं और फिर वो कुछ रेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए फैमिली के साथ यूरोप में गए और कुछ वीज़े के मामला भी सामने आ रहे हैं। मैं सर उसी तरफ आ रहा हूँ कि मैं इस कह रहा हूँ कि पता नहीं किसने उनको ये मशवरा दिया है कि इतने संजीदा माहौल में जब लंदन के अंदर आप इल्जामात लग गए और आप लंदन से फ्लाई कर गए, तो ये डेफिनेटली अगर आप पे शक नहीं भी आता, आपका किरदार मशकूक नहीं है, तो आपकी जो मूवमेंट है लंदन से वो इस पे मोहर सब कर रही है कि जी कुछ ना कुछ पीछे है जो नवाज शरीफ साहब लंदन छोड़ गए। अगर आप में ये चीजें नहीं, आपसे मुलविस नहीं है, तो आप कोर्ट का सामना करें। सरदार साहब आपको ये तो बात बड़ी बड़ी जेन्युइन है कि अगर क्या कोई इस तरह की चीजें सामने नहीं आते तो जानबूझकर जो मनफी लोग होते हैं उनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि सारे मामले के ऊपर एक ऐसी क्योस क्रिएट कर दी जाए, कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाए कि जो असल जो इनके सारे मामलात के पीछे लोग हैं वो सामने ना आ सकें। ये उनकी जानिब से किया गया होगा। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे अगर अरशद शरीफ के कत्ल पर
शफाफ तहकीकात, उनकी नीयत है कि शफाफ तहकीकात करनी है, तो फिर मेरे ख्याल से ऐसे जो किरदार हैं जो आए रोज सामने आ जाते हैं असल मामला को छुपाने के लिए, तो ये आड़े नहीं आ सकते। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो उनका 70-75 साल तजुर्बा है और उनको सब कुछ नजर आता है, दीवार के पीछे भी नजर आता है और दीवार के सामने भी। तो मेरे ख्याल से अगर वो शफाफ तहकीकात करना चाहते हैं तो वो बंदा दुनिया के जिस यही कोने में सबसे भी बड़ी बात है कि आए वो कर साफ सकते हैं। लेकिन शफाफ अगर आपने तहकीकात करना तहकीकात चाहते हैं या नहीं, यही तो आपकी फिर आप बात भी में कर सवाल भी है, जवाब भी है, और ये तकरीबन सबके सामने आया हो चुका है। अच्छा सरदार साहब, 5 नाम समरी मौजूद है वजीर आजम हाउस में। वजीर आजम साहब तुर्की का इरादा कर चुके हैं और 2 रोज़ वजीर दिफा साहब की जानिब से बयान कि 1-2 रोज़ इन सारे मामलात को सेटल करने में लगेंगे। ये क्या कन्फ्यूजन है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ दबाव है या मर्जी की चीज़ें नहीं चल रही, क्या समझते हैं आप? सर जी, यहाँ पे दबाव भी है। मैं कल भी पार्लियामेंट हाउस में था, बाकी पार्लियामेंटेरियन से बात हो रही थी। मैं उन्हें यही कह रहा था कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं है, आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो एक 20-22 ग्रेड के ऑफिसर हैं। मतलब अगर आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे देखे तो ये कोई इतनी बड़ी तैनाती नहीं है। सेक्रेटरी दिफा ये तैनात करने को है कि वो वजीर आजम को समरी भेजता हो, तैनाती हो जानी है। तो कब तक ऐसा चलेगा कि एक इदारा आर्मी चीफ का जो सर इसमें सॉरी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का आंसर मौजूद है ना, तो अहम हाँ, तो हुई। फौज का जो सरबराह है उसकी तैनाती तो आपने इतना मुतनाज़ बनाया हुआ है। आप अगर होटल पे चले जाएं, ढाबे पे चले जाएं, सहाफती हलकों में जाएं, सियासी हर सर जगह बाकायदा आर्मी सट्टे लग रहे हैं इस है। चीज़ के ऊपर। ऐसा ही है, ऐसा ही है सब। तो इसको मतलब मामूली, उसकी वजह यही है कि हमारी 75 साल तारीख है कि हमारे मुल्क में जो आर्मी चीफ आएगा पॉलिसीज उसके हिसाब से बनेगी, सियासत उस डगर पे चलेगी जो वो चाहेगा। इसके जो 5 नाम वज़ीर आज़म हाउस में चले गए और अब से कोई 1 घंटा कबल एक अहम शख्सियत की वजारत वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात भी हुई है और वहाँ पे मीटिंग्स अभी भी चल रही हैं। और तक 26 जो हमारी एक जो तकर्री में सर से 5 अहम जो शख्सियत का नाम समरी बता है, सकते हैं? तो नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत आम शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो हम्म। मुलाकात हुई एक आम शख्सियत की और ठीक। जो 5 नाम हैं उनमें से अब एक जो अहम इशू है, जो 5 नामों की समरी भेजी गई उनमें से एक जो हमारे फौजी जर्नल हैं उनकी रिटायरमेंट होने वाली है 27 को। अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी और सर फिर वही उसके तो लिए टॉप ऑफ द लिस्ट है। जी, और मामला अदालत भी जा सकता है। और वही जो टॉप ऑफ दी लिस्ट है उनको भी कुछ कम लोगों की तरफ से फेवर है, कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। तो मामला जो है यहाँ है, नवाज शरीफ साहब फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और इमरान खान सर साहब कुछ की लोग जो वोट हैं वो वाकई वही है जो हुकूमत का दूसरा बड़ा धड़ा है। नहीं, हुकूमत का जो दूसरा बड़ा धड़ा है या आप कुछ नादीदा कुव्वतों को कह लें, जाहिर है इस वक्त जो जब सर पीपल्स अपोजिशन से पार्टी की वज़ीर बात आज़म कर रहे साहब हैं। ने, जी पीपल्स पार्टी ने भी नाम दिया हुआ है। जाहिर है शुरू में जो बीडीएम की जमातें थी उन्होंने तो कहा जी कि जो मेरिट पे आ रहा है आप उसे तैनात करें। और मेरिट पे जो जनरल साहब आ रहे हैं उनको नवाज शरीफ, मरीम साहब की बड़ी सपोर्ट है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी एक जो समरी में नाम उनको सपोर्ट किया है कि जी आप इनको आगे लाएं। लेकिन इस वक्त जो डेडलॉक है वो नवाज शरीफ साहब की पसंद कुछ और है, हमारे जो वजीर आजम साहब की पसंद कुछ और है। नहीं, वजीर आजम साहब तो जाहिर है वही करेंगे जो नवाज शरीफ उनको कहेंगे। सर लेकिन हो नहीं पा रहा ना उनसे। नहीं हो पा रहा, जाहिर है आप सिटिंग वजीर आजम है, आपका भाई आपको कह रहा है कि मेरी पसंद ये है, जबकि जो इदारा है वो ये कह रहा है, तो आपको फैसला करने में मुश्किल है। तो और सर जो ये आजकल जो ये गुजर आए हैं, पसंद उनके चेहरे नापसंद की पहले बता भी रहे हैं कि शदीद दबाव। पसंद नापसंद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके भी बड़े नुकसान उठा चुकी है उनके बकौल। वो कहते हैं ये पसंदीदगी और नापसंदीदगी के चक्कर में तो इन्होंने सर कोई सबक नहीं सीखा, अभी भी फेवरेटिज्म ही चल रही है। मुस्लिम लीग नून ही नहीं, भुट्टो साहब ने पसंद पे जब लाया उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ा। आप एक लंबी तारीख है सर, बिल्कुल उनको भी लाया। पाकिस्तान में आज तक जितने आर्मी चीफ आपके तैनात हैं वो पसंद पे आए और वो जिनकी पसंद पे आए उन्होंने उनके साथ वफा भी नहीं की। तो सर ये फिर क्यों एक नाम को लेकर इतना ज्यादा मैस क्रिएट कर दिया जाता है, जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है या जानबूझकर एक टकराव की सियासत या टकराव की पॉलिसी पर आ जाते हैं जबकि उनको पता है कि तसादुम किसी तौर पर भी हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं। देखें जी, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती मुल्क के हर जुज से जुड़ी होती है। आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी दाखिला पॉलिसी, आपकी हुकूमती पॉलिसी, मुल्क की मुआशी पॉलिसी, सब कुछ जो है उनसे रिलेट करती है। इसलिए वो नाम खुद ब खुद अहमियत इख्तियार कर जाता है। अगर इस हिजान से, इस क्यास से निकलना है तो इसका वाहिद हल है
आईन और कानून में इसका तरीकाकार वाज़ा अच्छा है, उस पे सरदार आप साहब, जिस अमल तरह करें। आपने बताया कि आगे लाएं। एक अहम शख्सियत भी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात के लिए गई, तो कुछ यकीनी तौर पर ख़बरें भी निकली होंगी कि वो किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब को वो कायल कर रहे हैं या कुछ कायल होने गए हैं। सवाल जो है वो मैं कर रहा था। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। सरदार साहब एक सहाफ़ी हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं मामलात के ऊपर जो चल रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। अच्छा सरदार साहब, मैं ब्रेक से जाने से पहले आपके ऊपर एक सवाल छोड़कर गया था। वो सवाल था कि जो अहम शख्सियत जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में गई, तो आप क्या समझते हैं कि वो कायल होने गई या कायल करने गई? पाकिस्तानी तारीख को आप अगर देखें तो कायल होने कभी नहीं किया जो हम शख्सियत है उनको कभी कायल नहीं किया जाता, वो कायल करवाने जाते हैं। तो अब देखें कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब बड़े अंडर प्रेशर हैं। एक तरफ से जिनके पार्टी लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, उनका प्रेशर है। फिर पीडीएम की एक सबसे मुश्किल दौर ये कि एक मुश्तरका उनकी हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत है। आप अपने बलबूते पे फैसला नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उनके बगैर आपकी हुकूमत नहीं है, आपके पास वो मेजॉरिटी नहीं है। और फिर किसी तरफ से ज़ाहिर है मुक़्तदर हल्के जिनका इदारा है, जिनका बंदा अपॉइंट होना है, तो ज़ाहिर है उनकी राय तो बड़ी मानी खेज है और नहीं, बड़ी तो मानी ये भी कुछ चीज़ें सामने आ रही थी मेरी नाक़िस अकल के मुताबिक। ये चीज़ें तो हो सकती हैं कि ये अपनी मर्ज़ी की जो नवाज़ शरीफ साहब भी चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी चाहते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म के पास ही तो इख्तियार है। वो उस शख्सियत का नाम अनाउंस करके उनको वो जो है कमान उनके हवाले करके उसके बाद ये निगरान सेटअप की तरफ चले जाएँ, उसके बाद ये डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज़ की तरफ जाएँ और अगले अपने मामला ठीक करके हुकूमत में आने की, इस तरह की कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ सेटलमेंट हो सकती है इस तरह की? देखें वजीर आजम और नवाज शरीफ, सॉरी शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनका भी क्लियर कट यही बयानिया है जी कि जो सीनियर मोस्ट हैं आप उनको आगे लाएं, जिसका सीनियरिटी मतलब जिनका नंबर बन रहा उनको आगे लाएं। लेकिन अंदरूनी खाना मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो खबरें ये भी चल रही हैं कि हो सकता है कि बजट पेश होने के बाद या आर्मी चीफ की तैनाती के बाद टेक्नोक्रेट हुकूमत का सेटअप के लिए तैयारियां शुरू हुई हैं 3 साल के लिए। जाहिर टेक्नोक्रेट जो सेटअप है वो भी लाया जा सकता है। अच्छा, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट आप बता रहे हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट फॉर हाउ मनी टाइम? तकरीबन मेरे ख्याल से 2.5 से 3 साल के लिए। सर इतने लंबे अरसे के लिए आप टेक्नोक्रेट सेटअप के साथ चल सकते हैं? सर आपकी जो माशी सूरत हाल है उसके लिए आपको पता है इस टाइम जो मईशत की सूरत हाल है, लेकिन आपको कंसेंसस में लेना पड़ेगा ना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खास को पीटीआई के, तो ये कतई तौर पर फेवर में नहीं होगा। ऐसा ही है, लेकिन आर्मी चीफ की जो अब तक तैनाती रुकी हुई है, आपको पता है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, वेलफेयर स्टेट तो हम है नहीं है। हमारा पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का बजट सारा आपकी सिक्योरिटी तो बजट इसमें कुछ बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बड़ा किरदार होगा आईएमएफ और दूसरे इदारों का भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस वक्त आईएमएफ के ज़ेर अताब हैं। आप इमरान खान साहब के दौर में और उसके बाद जो उन्होंने शराइत रखी है वो बड़ी संगीन है। आम आवाम को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो फिर वही रहेगी ना, एक बड़ी जमात सड़कों पर फिर रहेगी। उसके लिए सर ज़ाहिर है मुक़्तदर हल्कों के पास कोई इंतजाम होगा, लेकिन इस वक्त अगर माशी सूरत की बात की जाए, अगर पाकिस्तान को दिसंबर में $1 अरब के अगर कर्ज मजीद नहीं मिलता तो आपका मुल्क डिफॉल्ट के धाने पे खड़ा है। कि इस वक्त इस हद तक जो है ना बड़ी संगीन सूरत हाल है माशी तौर पर। आर्मी चीफ की जो तकर्री है, माशी हल्के ये कह रहे हैं कि अगर तकर्री हो जाती है तो उसके बाद सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि एक नया सेटअप आ जाएगा फिर आर्मी। अच्छा, ये ऑफर किसकी जानिब से है? ये टेक्नोक्रेट सेटअप की जो आपने बात की है, ये किसकी जानिब से ऑफर है? सर ये जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी भी राय है, कुछ हमारे जो सियासी लोग हैं उनकी भी राय है। चूंकि आपको पता है कि इस वक्त अगर बजट से पहले मौजूदा हुकूमत इंतखाबात में जाती है तो किसी भी तौर पर वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंतखाबात जीतें। इस वक्त इमरान खान का पलड़ा भारी है, तो उससे बेहतर है कि वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को दोबारा लाया जाए। इससे बेहतर है कि टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ जाया जाए, इमरान खान का बयानिया भी कमज़ोर हो और फिर जो है हम भी अपने बयानिया को उस तरह से पेश करें, हमें भी मौका मिले तो दोबारा एक अच्छे मुकाबले की सूरत में आने के लिए उनकी ये राय उनकी तरफ से जो है वो आई है। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी भी तरीके पर इंतखाबात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, कतई तौर पर इंतखाबात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये निगरान सेटअप की बात चल जाती है, जिस तरह की कुछ कयास आराइयाँ थी। अच्छा पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कुछ निगरान सेटअप के ऊपर भी चीज़ें कुछ किसी जगह पर पहुंची हैं?
नहीं, निगरान सेटअप के हवाले से तो अभी कुछ उस तरह से बात शुरू नहीं हुई। टेक्नोक्रेट सेटअप की मैंने आपसे बात की कि वो उसके लिए हो रहा है। अब जो इसके बाद जो मरहला आने वाला है आर्मी चीफ की तैनाती के बाद, वो है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, जिस पर बाकायदा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी बाकायदा तौर पर जमीयत उलमा अच्छा, ये इस्लाम टेक्नोक्रेट सेटअप डेवलप कैसे किया जाएगा? कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश मौजूद है? किस तरीके से कोई प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे या किस तरह ये चीज़ें सेटल हो सकती हैं? बिल्कुल जी, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी वाज़ेह तौर पर हदायत हैं। जब आप सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार हो रहे हैं, माशी अदम इस्तेकाम है, और इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट और बैंकरप्ट की तरफ जा रहा है, उसको ज़ाहिर है असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी। वज़ीर आज़म साहब खुद निगरान वज़ीर आज़म का जो है वो अपोजिशन से मिलकर, इत्तेहादी जमातों से मिलकर सेटअप का ऐलान करेंगे। अगर इसको आप सियासी जमातों को निकाल देते तो फिर तो ये खुलम खुला मार्शल लॉ की तरफ जाएगा। सर, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के पास कौन सी जादू की छड़ी होती है कि वो $1 अरब की आते ही कोई जो किस्त है वो अदा कर पाएंगे? इसमें यकीनी तौर पर फिर से IMF का एतमाद जीतना होगा, यकीनी तौर पर जो बरादर ममालिक हैं उनसे मदद मांगनी पड़ेगी, तो सेटअप तो फिर वही रहेगा। देखिए, निगरान सेटअप जब आएगा, जाहिर है उसको आपको आपकी जो पाकिस्तान की सियासी जमातें होंगी उनकी सपोर्ट हासिल होगी, पाकिस्तान के इदारों की सपोर्ट हासिल होगी, तो फिर उसमें जाहिर है बराह रास्त तौर पर इदारे जो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो चूंकि इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तो उसमें भी ये होगा कि यानी आपका पॉइंट आ गया सर कि ये मसला जो है ये इदारों की जानिब से है और ये इसको कैरी ऑन रखना चाहते हैं। अगर इसी सूरत हाल से मुल्क गुजरता रहा तो यकीनी तौर पर हम डिफ़ॉल्ट से दूर नहीं हैं, और खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल के हम कतई तौर पर मुतामिल नहीं हो सकते। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू हुई। एक नाम को लेकर मामला इस हद तक पहुँच चुका है कि टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बातें चल रही हैं, और एक बड़ी जमात सड़कों पर है, एक बड़ी जमात जो है वो उनके कायदीन लंदन में है, और वे वहाँ से डायरेक्शंस आ रही हैं, और तख्ता मश्क इस पाकिस्तान को और एक इदारे को बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम इस सूरत हाल ख़राब होती जा रही है और पाकिस्तान तकरीबन डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन पर दोबारा चल पड़ा है, जिसका मुतहम्मिल कतई तौर पर नहीं हो सकता। नाज़रीन, इसी तशवीशनाक और अफसोसनाक सारी गुफ्तगू के साथ, तमाम सिनेरियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।